नमस्कार, मैं देवेंद्र पाल, फाउंडर ऑफ इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। आज हमारे सामने हमारे फाउंडेशन स्टूडेंट्स निशिता स्वामी है, जिसने नीट 2021 में 670 मार्क्स किए हैं। तो अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम निशिता गणेश स्वामी है। जैसे कि सर ने बताया, मेरी 2021 में 670 मार्क्स है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 1654 है और मैं 10th के लिए पाल सर के पास कोचिंग में थी। ओके, तो अभी जैसे नीट को क्वालिफाई करने के लिए जो आप ये जर्नी कब से स्टार्ट की आपने? 2021 के लिए जो आपने नीट एग्ज़ाम दिया उसमें 670 स्कोर एक अच्छा स्कोर है, तो कब से ये स्टार्ट किया था आपने? एक्चुअल पढ़ाई तो 11 से स्टार्ट हुई, पर जो बाकी के ज़रूरत होती है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन या OMR फिलिंग या फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये 5th 6th से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। जैसे कि IMO और NSO जैसे एग्जाम्स देनी चाहिए या फाउंडेशन लगानी चाहिए, वो मेरी 5th 6th से या 10th तक कंप्लीट हो गई थी। ओके। तो आपने मुझे ये बताएंगे कि आपने जो नीट 2021 में आपके जो चैलेंजेस फेस करने होंगे, कुछ डिफ़िकल्टीज आई होंगी, तो वो क्या थे आपकी? 2 साल ये बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि 11th-12th में मतलब बहुत सारा पढ़ाई करना होता है और टाइम बहुत कम होता है, तो बहुत बार स्ट्रेस होता है या डिमोटिवेशन होता है। पर ये सिर्फ नीट के लिए नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए होता है। तो हम अगर पहले से ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ को डील करने की एक आदत होती है। स्ट्रेस ज़्यादा होता है, डिमोटिवेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, पर हमें छोटे छोटे भी अगर डील करने की आदत हो पहले से ही, तो फिर ये जो चीज़ें हम कुछ ना कुछ करके ओवरकम कर सकते हैं। पर अगर हम डायरेक्टली इन सबको फेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि मैं 5th 6th से ही अच्छे से अर्ली स्टेज से ही तैयारी करने लगे, तो आपके जो स्कूल स्टडी है और फाउंडेशन है या उसमें वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन है, तो उसमें कुछ चैलेंजेस आए कि स्कूल स्टडी को में प्रॉब्लम आई क्या? कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम लोग फाउंडेशन कर रहे हैं तो अपनी स्कूल स्टडी हैम्पर हो सकती है, बट ये सच नहीं है। अगर हम लोग फाउंडेशन कर रहे हैं तो इससे स्कूल स्टडी को बेनिफिट ही होता है। मतलब अगर 10th में है और कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं या फिर अगर 11th के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, तो 10th की पढ़ाई बहुत कम लगती है और इससे 11th-12th में भी जो स्ट्रेस होने वाला होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। ओके, तो लेकिन आपको जैसे कि 6 और 7 से लेकर 10 तक जो आपने कंसेप्चुअली और फंडामेंटली स्टडी की है, तो उसको 11th और 12th में मुझे बताएंगे कि क्या बेनिफिट हुआ आपको? स्कूल के एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली वर्कशीट्स में से या एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस, रटने वाले क्वेश्चंस होते हैं। पर अगर हम लोग कंसेप्ट लर्निंग पहले से ही करते हैं तो 11th-12th में जो कॉम्पिटिटिव बड़े एग्जाम्स है जैसे नीट और JEE, उसमें वर्कशीट से क्वेश्चंस नहीं आने वाले, उसमें से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसके लिए यू शुड नो हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग देम फ्रॉम 5th और 6th ओनली। ओके, तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि जैसे कि मैथ्स की जो इम्पोर्टेंस है फिजिक्स के लिए, तो वो क्या है, आप मुझे बताएंगे? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरे जो भी क्लासमेट्स थे या बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने 11th-12th में PCB के साथ में मैथ्स की अलग क्लासेस लगाए थे। इस टाइम का बर्डन कुछ नहीं है, 1 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा क्लास होती है, पर 11th-12th में अगर आप मैथ्स का एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हो तो 3 ट्रैक्स फिजिक्स के, 3 ट्रैक्स केमिस्ट्री के, ये सब मैनेज करके मैथ्स की पढ़ाई नहीं होती है और फिर उसका कुछ यूज़ भी नहीं है। उसका मतलब सिर्फ फिजिक्स में हेल्प होती है उस चीज़ की। तो अगर 10th तक के हमारे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं तो फिर वी शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। और फिर 11th-12th में वो एक डिस्ट्रैक्शन जो मैथ्स का हो सकता है, फिर जो एक डर रहता है कि मैथ्स नहीं होगा या फिजिक्स हार जाएगी, तो वह डर बहुत कम हो जाता है। ओके, तो अभी जैसे कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जैसे फाउंडेशन में आए कि कोई सब्जेक्ट 6th में या 7th में 8th में 9th में आए और वो बोलते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है या साइंस वीक है, तो उसका रीज़न क्या है ऐसा? एक तो 6th-7th में डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्योंकि वहाँ पे होता ही एडिशन और अलजेब्रा और मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी 10th में होता है। तो फिर यहाँ पे आप खुद को एक टैग नहीं लगा सकते कि मेरा सब्जेक्ट वीक है। यू शुड कीप ट्राइंग टिल 10th स्टैंडर्ड और फिर 10th के बाद में यू शुड डिसाइड कि हाँ ठीक है, तब आपको हक है कि आप डिसाइड करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तब तक यू शुड कीप ट्राइंग एंड कीप डेवलपिंग योर सब्जेक्ट। ओके, हमें ये बताएंगे, कभी कभी हमारे यहाँ पर फाउंडेशन में जब बच्चा वीकली टेस्ट देता है तो उसमें बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, तो और स्कूल में ज़्यादा आते हैं, तो अभी ऐसा पेरेंट्स कभी कभी बोलते हैं स्कूल में तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, यहाँ पर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? स्कूल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर प्रिडिक्टेबल होते हैं कि आपको पता होता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। पर यहाँ पे
हर एग्ज़ाम में अलग क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो अपने वर्कशीट के या बुकलेट के क्वेश्चंस हैं वो नहीं होते हैं। एंड दिस इज़ द सेम पैटर्न फॉर द बिगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट और जेई। वहाँ पे भी क्वेश्चंस आपके बुक में से या कौन सी भी रेफरेंस बुक में से नहीं आने वाले, दे आर गोइंग टू बी न्यू क्वेश्चंस। सो एक आदत हो जाएगी कि हर बार एग्ज़ाम में नए क्वेश्चंस आने की, या फिर वो डर कम हो जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चंस पहले नहीं देखे। तो यहाँ पे कम आए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा लास्ट गोल तो नीट जेई या फिर जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो है। सो दिस शुडंट मैटर। ओके, तो अभी मुझे ये बताएंगे कि जो बच्चों को, जैसे अभी आपने बोला कि बच्चों को उसमें वर्कशीट से वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में, तो बच्चों को कंसेप्चुअली और फंडामेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो टीचिंग और मतलब पाल सर भी मैथ्स पढ़ाते हैं तो वो एकदम ऐसे कंसेप्चुअली पढ़ाते हैं। वैसे ही अगर हम स्कूल में देखें या फिर किसी अदर क्लासेस में भी देखें तो डायरेक्टली रटने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब रटता तो हर कोई है, पर वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम आगे नहीं आने वाले हैं। तो कंसेप्ट आपके 10th तक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ फाउंडेशन। अभी भी जैसे कुछ मैं पढ़ाई से हट के कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि बच्चों को किस चीज़ से, अभी जैसे ही आपने नीट की प्रिपरेशन की और आपने अच्छा स्कोर किया, तो आपने किस चीज़ को, मतलब बच्चों को अलग रहना चाहिए, आप क्या सजेशन करना चाहिए, क्या चीज़ों से? सोशल मीडिया, टोटली सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं मतलब ऐसे ही हवे में बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया मत रखो। 11th स्टैंडर्ड में मेरा एक सोशल मीडिया अकाउंट था इंस्टा पे, एक फॉर 2-3 मंथ्स। और फिर मतलब रात को ऐसी पढ़ाई करने का अगर मन नहीं करना, 2 मिनट देख लेते हैं फिर रात में पढ़ेंगे, तो 2 मिनट आधे घंटे 1 घंटा हो जाता है और फिर मतलब हेडेक वगैरह होने लगता है, आदमी सो जाता है, फिर कल करेंगे। वैसे साइकिल ख़त्म ही नहीं होती है और वहाँ पे सब पिक्चर्स, मीम्स, वीडियोस रहते हैं, तो वही सब दिमाग में चलता रहता है। पढ़ेंगे कब और वो याद कैसे रखेंगे? तो मतलब आई हैव गॉन थ्रू इट और इट्स बेस्ट कि आप जितने भी आपके फॉलोअर्स हो, 1000 होने दो, 2000 होने दो, जस्ट क्विट इट टुडे, फिर 12th के बाद में जो करना है करो। ओके, ठीक है। तो अभी मुझे ये भी बताएंगे, जैसे कि कुछ बच्चे हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हेल्थ का क्या रोल है हमारी जो पढ़ाई में? वेरी वेरी मेजर रोल। एक्चुअली आपको हर रोज़ आधे से 1 घंटा कम से कम अपने हेल्थ के लिए देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन भर लाउजी होते हो या फिर मतलब आलसी जैसे कॉट पे पड़े हो, फिर पढ़ाई करना है आपको, तो वैसे नहीं होता पढ़ाई। अगर आप रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो आप में एनर्जी होती है एंड यू कैन हैव मोर स्टैमिना, मोर सिटिंग आवर्स फॉर स्टडिंग। अगर आप नहीं कर रहे हो ये सब तो आपसे पढ़ाई भी नहीं होगी। ओके, मीन्स मैं तो ये बच्चों से ये भी बोलता हूँ कि आप साइकिल से आया करें। या वेरी वेरी बेनिफिशियल, मतलब आपकी साइकिलिंग हो जाएगी, वैसे भी क्लास को आना होता है, टाइम भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं लगता है साइकिल पे टाइम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स किसी दूसरे स्टूडेंट से अपने बच्चे को बोलते हैं कि भाई ऐसा, कि वो बच्चा ऐसा कर रहा है तुम भी करो, कंपैरिजन करते हैं, तो आप ऐसा क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली कंपैरिजन बहुत हर्ट करता है, स्पेशली टीनेज में, लाइक 8-9 से तो बहुत ही ज़्यादा, पर 5-6 में भी अगर आप बच्चों को पहले से ही कंपेयर कर रहे हो तो वो डीमोटिवेट होते हैं, मोटिवेट नहीं होते वो बच्चे। शर्मा जी का लड़का, गुप्ता जी का लड़का, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इट्स नॉट गुड। आपकी कॉम्पिटिशन सिर्फ खुद से होनी चाहिए एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मतलब बी मोर गुड देन द लास्ट वर्जन ऑफ यू। ओके, मीन्स कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि हर बच्चे को अपने में कैसे इंप्रूव करना है। हाँ, बच्चे में कैसे वो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अभी जैसे कि तुम भी बोल रहे थे मुझे, मैं अभी कुछ देर पहले कि जब यहाँ पे आने से पहले तुम्हें बात हुई मेरी, तो तुमने बोला कि मैं खुद अभी हमारे पेरेंट्स ने हमें फ्रीडम दे दी थी कि आप कैसे, अगर आप उसे बर्डन करोगे बच्चे को पढ़ तो वो नहीं पढ़ेगा। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल यही था कि उन्होंने कभी मुझे नहीं पूछा कि आज कितनी देर यूट्यूब देखा या कितनी देर नेटफ्लिक्स देखा। मेरे पास सब कुछ था, नेटफ्लिक्स था, एक लैपटॉप था, टैब था, सब कुछ था। मतलब मेरे पेरेंट्स दे यूज्ड टू गाइड मी एट पॉइंट्स, उनकी एक नज़र रहती थी, मतलब वो कुछ मोटिवेशन वगैरह बीच बीच में ऐसे बात करते रहते थे। एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज आंसरेबल टू माई सेल्फ कि मतलब अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मुझे पता है ये लोग मेरा एडमिशन यहाँ पे MIT में करा लेंगे। सो माई मोटिवेशन वॉज कि अगर मुझे कहीं बाहर जाके पढ़ाई करनी है या फिर आई वॉन्ट टू लिव अ गुड लाइफ, देन आई हैव टू स्कोर माई मार्क्स, या फिर मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फ्रीडम के साथ में, पर ये मतलब एकदम से डेवलप नहीं होगी, हल्लू डेवलप होगी। पर हर बार वो ट्रिगर करना कि पढ़ो ऐसे करके बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ेंगे। तो वैसे तो क्लास टीचर करते ही हैं, पढ़ो ठीक है ना, क्लास में टीचर बोलते हैं, वो टीचर का काम है वैसे। घर पे एनवायरनमेंट एक पढ़ाई का अलग ही होता है। ओके, तो ठीक। आपको नीट क्वालिफाई करने की जर्नी में आपको हमारी एकेडमी से क्या बेनिफिट मिले, आप ये बताएंगे? एक्चुअली मैं 10th में इस एकेडमी में थी और मेरे जो सारे क्लासमेट्स थे वो आज IIT में या फिर टॉप मेडिकल कॉलेजेस में हैं। सो
सो इट वॉज अ रियली गुड मॉब, एक एटमॉस्फेयर था। स्कूल में हर तरह के बच्चे होते हैं, पर आवर क्लास हैड वेरी डिटरमिन्ड किड्स। उनको पता था उन्हें क्या करना है। हमारा विजन क्लियर हुआ 10th में कि हमें लाइफ में करना क्या है या फिर हमारे एम्स क्या है। और पाल सर हमें मैथ्स पढ़ाते थे और साथ में मैथ्स के साथ ही बहुत सारे लाइफ लेसन्स पढ़ाए सर ने, मतलब कैसे मोटिवेट रहना है या फिर एग्ज़ाम से कैसे नहीं डरना है, एग्ज़ाम फियर को डील कैसे करना है। और एक जो ज़ील हमारी 10th में स्टार्ट हुई पढ़ाई की तरफ, वो 11th-12th में कंटिन्यू हुई और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था 11th-12th में। इन लास्ट मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो ओवरऑल आपकी जर्नी में जो आपने 2021 में एक अच्छा स्कोर किया है नीट में, तो उसमें क्या किसका रोल था? वैसे तो बूंद बूंद से ही सागर बनता है। सो एक पेबल्स कलेक्ट करने पड़ते हैं पहले से ही। सो पाल सर एक थे 10th में, हमारे बहुत सारे टीचर्स थे और मेरे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स सभी का बहुत अच्छा रोल था इस सब में। और मतलब एक ओवरऑल बहुत हेल्प होती है अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो। वैसे पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं पर लगते बहुत कम है, और वो एक ही चीज़ होती है जो मैटर करती है, वो है गाइडेंस। और वो मतलब हर बार इस एकेडमी से मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब हम सब लोगों ने IIT के फाउंडेशंस के बारे में सुना ही होगा, पर नीट के फाउंडेशन ज़्यादातर होते नहीं है। पर इस क्लास में जब से मैं थी इंटीग्रिटी में, तब से नीट के लिए भी बहुत अच्छा पढ़ाया था उन लोगों ने। मतलब बेसिक्स वगैरह सब क्लियर हो गए थे। मेरे जो भी सारे फ्रेंड्स हैं, हमारा जो बैच था 30 लोगों का, वो सारे अभी मतलब उनके फील्ड में टॉप में है या फिर IITs में है या फिर टॉप मेडिकल कॉलेजेस में है। और यहाँ का टेस्ट पैटर्न वगैरह भी बहुत सिस्टमैटिक है। इट्स नॉट लाइक अदर क्लासेस की स्कूल में जो पढ़ा रहा है वही आके यहाँ पे पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन क्लास फॉर इफ़ यू रियली वांट टू डू फाउंडेशन, इफ यू रियली सीरियस अबाउट एग्जामिनेशन। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा था एंड आई थिंक दैट यू शुड रियली गिव इट अ ट्राई। थैंक यू। ओके, हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। जो हमारे फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे, और जो बच्चे IIT में अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, टॉप IIT में पढ़ रहे हैं या किसी भी टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। उन्होंने हमारे से क्या सीखा या उनकी जर्नी को एक IIT में जाने के लिए क्या चाहिए या नीट में जाने के लिए क्या चाहिए।